तो अब बात करेंगे हमारे पास करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे पास अक्टूबर 2023 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को तो सब पढ़ा देते हैं यार, टॉपिक से एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे वो हम बात करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ से पॉइंट्स याद रहेंगे और पॉइंट्स याद रखने से क्या होगा, एग्जाम में वो पॉइंट्स याद आएंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है एमसीक्यूज़ बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 में हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए थे, टोटल हम पूरे के पूरे एमसीक्यूज़ करेंगे, 145 एमसीक्यूज़ करेंगे और इससे कोशिश करेंगे कि हाँ भाई 30 दिन का पूरा हमारे पास क्या हो, करंट अफेयर कवर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून। ये हमसे पूछा गया है ना, कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पूछा गया है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून हमसे क्वेश्चन ने पूछा, इनकरेक्ट बताना है भाई। क्या बताना है अपने को बताना है इनकरेक्ट, गलत। ITCZ इन्फ्लुएंस करता है क्या, बिल्कुल करता है। इंटेंस लो प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, बिल्कुल सही बात है। तो तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर जब लो प्रेशर बनता है, सपोज तिब्बतन प्लेट्यू है, ये हमारे पास इंडिया हो गया है ना, तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर बनेगा तो ये क्या करता है, ITCZ ऊपर शिफ्ट कर जाता है, इसलिए हमारे पास मानसून इधर आ जाता है लो प्रेशर की वजह से। तो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है भाई इन्फ्लुएंस करने में मानसून को। एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो भी यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन ऑफ या फिर लो इंटेंसिफिकेशन ऑफ, है ना, डी इंटेंसिफिकेशन ऑफ दी ITCZ को देखते हैं। सो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन कट पूछा है भाई, सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे कोई सा भी गलत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉस्को फॉर्मेट इज़ अ डायलॉग प्लेटफॉर्म ऑन द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। क्या मॉस्को फॉर्मेट जो था वो अफगानिस्तान में हुआ था यार, बिल्कुल सही बात है। और ये एक हमारे पास पीस डायलॉग है मॉस्को फॉर्मेट, ठीक है। सेकेंड है इंडिया इज़ नॉट द पार्टी टू द मॉस्को फॉर्मेट, गलत बात है। यहाँ पे हमारे पास 6 पार्टी हैं, इसमें कौन है, रशिया है, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया। ये हमारे पास 6 यहाँ पे इसके पार्टिसिपेंट है। तो यहाँ पे इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द मॉस्को फॉर्मेट, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा, ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मॉस्को फॉर्मेट न्यूज़ में था, इसीलिए याद रखना भाई मॉस्को फॉर्मेट के बारे में। अफगानिस्तान में ये पीस प्रोसेस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है उदय प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली सीन द न्यूज़ एंड इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है ना। प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएटिव जो था वो न्यूज़ में था यार। सो ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू डिस्कवरिंग द इंडियन हेरिटेज ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। हमारा जो स्पेस क्राफ्ट का जो हेरिटेज है ना, जैसे कि पुष्पक विमान हो गया, लोग बोलते हैं कि यार हमने पहला, राइट ब्रदर्स ने पहला उड़ने वाला विमान बनाया था, तो पुष्पक विमान के बारे में क्या था, तो रीडिस्कवर करने के लिए हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से जो हमारा हेरिटेज है स्टेट क्राफ्ट में, नॉट स्पेस क्राफ्ट, सॉरी स्टेट क्राफ्ट है ना यार, तो वो विमान वाला कॉन्सेप्ट गलत है। स्टेट क्राफ्ट मतलब है ना, स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन काल, है ना, जो शासन करते थे पुराने ज़माने के लोग, वो किस प्रकार से शासन करते थे, शासन कला की बात हो रही है ना, उसको पता करना इस फॉर यही था एम किसका, प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएटिव का। जो प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएटिव है वो चाहता था टू रीडिस्कवर व्हाट, इंडियन हेरिटेज ऑफ स्पेस स्टेट क्राफ्ट की कैसे पहले के लोग शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑसरिक्स रेक्स मिशन, ठीक है। हमको बात करनी है ऑसरिक्स रेक्स मिशन की। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेरॉयड, ठीक है। तो ऑसरिस रेक्स मिशन हमारे पास न्यूज़ में देखने को मिला था, है ना। ये कौन से एस्टेरॉयड से इसने क्या किया था, सैंपल कलेक्ट किया था, ये हमसे पूछा गया है। सो इट कलेक्टेड एस्टेरॉयड फ्रॉम एस्टेरॉयड बीनू, ओके। इसका एक और अगर साइंटिफिक नाम आ गया कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है, अजीबोगरीब यूपीएससी तो फेमस है इस चीज़ के लिए, तो इसको 101955 भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोले तो बीनू। विच ऑफ द फॉलोइंग
आइलैंड इज नॉट प्रेजेंट इन द साउथ चाइना सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं वो, ठीक है, तो नॉट प्रेजेंट बोला है, ठीक है। तो देखो यार, रीयूनियन आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में है, बाकी जितने भी है पार्टली पार्सल एंड स्कारबोरो आइलैंड वो सब साउथ चाइना सी में है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इसको अरेंज करने का ऑप्शन आता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो। तो हम देख लेते हैं कि हाँ भाई ये जो आइलैंड्स हैं, स्पार्टली आइलैंड इंपॉर्टेंट है, पार्सल आइलैंड इंपॉर्टेंट है ना, स्कारबोरो आइलैंड इंपॉर्टेंट है, एक और आइलैंड है जो कि हम बात करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के, तो उनकी हम बात कर लेते हैं, उनको नॉर्थ टू साइड अरेंज करके देखेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन जैसे पूछेगा उस हिसाब से आंसर दे देना यार। तो इस डायग्राम को देखो यार, थोड़ा सा दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, पार्सल आइलैंड सबसे ऊपर में है, फिर स्कारबोरो आइलैंड है, फिर स्पार्टली आइलैंड है, उसके बाद नाथूना आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, यहाँ पे पार्सल आइलैंड, फिर स्कारबोरो आइलैंड, फिर स्पार्टली आइलैंड, फिर नाथूना आइलैंड। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो सबसे ऊपर में क्या मिलेगा, पार्सल, फिर स्कारबोरो, फिर स्पार्टली एंड देन नाथूना। तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। इसको मैं लिख देता हूँ फिर से। तो ये देखो भाई, यहाँ पे नॉर्थ टू साइड में हमारे पास 4 आइलैंड है, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, एक और होता है नाथूना आइलैंड्स, है ना, सबसे साउथ में नाथूना आइलैंड्स, ठीक है। सबसे ऊपर में कौन था यार, सबसे ऊपर में स्पार्टली आइलैंड्स, नहीं सबसे ऊपर में था पार्सल आइलैंड, ओके। पार्सल आइलैंड के बाद हमारे पास कौन था, स्कारबोरो, स्कारबोरो आइलैंड, एंड देन हमारे पास स्पार्टली आइलैंड, एंड देन हमारे पास सबसे नीचे में है नाथूना आइलैंड्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बार बार पूछा जाता है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, बार बार पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, विद रेफरेंस टू ला नीना विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर इनकरेक्ट। देखो जो बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पे कवर करते ही करते हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज में, तो वहाँ पे भी ये कवर कर रहे हैं। ला नीना के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, ला नीना के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो भाई सपोज करो ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूलिंग ऑफ द सरफेस ओशन वाटर अलोंग द ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउदर्न अमेरिका। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, ला नीना के समय यहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर होता है, मतलब वार्म वाटर होता है। तो ये बोल रहा है कूलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, सॉरी ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पे कूलिंग होती है क्या, वेस्टर्न पार्ट की। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है वो क्या होता है, कूल होता है ला नीना के समय। यहाँ पे वार्म वाटर से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो अमेरिका में ज़्यादा बारिश होती है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में फ्लड देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए इंडिया में थोड़ी बड़ी ज़्यादा मोर देन एवरेज रेनफॉल देखने को मिलता है यार। ये हमारे पास ला नीना कंडीशन को शो किया जा रहा है। La Nina is characterized by higher than normal air pressure over the western Pacific leading to decreased rainfall. No, यहाँ पे हायर देन नॉर्मल प्रेशर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे लोअर देन नॉर्मल प्रेशर देखने को मिलता है। जब लोअर प्रेशर होगा तो इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिलता है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यार, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो हमको बात करनी है जो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है उसकी बात करनी है। तो जो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया था, ये किसके साथ रिलेटेड है, ये हमसे पूछा गया है। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, जो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है, देखो भाई एम से एम, एम से मलेरिया, ओके। सो इट इज डिजाइन टू कॉम्बैट व्हाट, मलेरिया इन द मस्कीटो बोर्न डिसीज, है ना, मतलब मस्कीटो बोर्न डिसीज है मलेरिया, वो जो जहाँ जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है वहाँ पे इसको हटाने के लिए मलेरिया को इस्तेमाल मतलब बनाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडिया ने मिल के बनाया था। जो R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन है वो ये मलेरिया के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अस्त्रा मिसाइल। अस्त्र मिसाइल की बात करनी है, अस्त्र मिसाइल की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा इन इंडिया फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप बाय DRDO। क्या ये सही है भाई?
बिल्कुल सही बात है। जो अस्त्र मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मारेगा, है ना। और ये DRDO ने इसको बनाया था क्या? बिल्कुल सही बात है, DRDO ने इसको बनाया है। इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अंडर ऑल वेदर कंडीशन बट लैक हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी। क्या ये इसके अंदर हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी नहीं है? भाई गलत बात है, बिकॉज इट हैज़ हाईली एजाइल एक्यूरेट या फिर रिलायबल, है ना। हाई सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो ये गलत बोल रहा है, लैक बोल रहा है। नो, इट हैज़, इसके पास प्रेजेंट होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। It was developed as a part of the Integrated Guided Missile Development Program। ये भी सही है भाई, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसको बनाया गया था। इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो ओनली वन इज इनकरेक्ट, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 है द 2023 नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू कैटलिन कैरिको एंड र्यू वेस्मन इन विच फील्ड। ठीक है, तो हमसे पूछा गया 2023 में नोबेल प्राइज मिला था कैटलिन कैरिको एंड र्यू वेस्मन को, किस फील्ड में मिला था ये हमसे पूछा गया है। तो ये फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला था यार, है ना। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था बिकॉज, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हंगेरियन बायोकेमिस्ट हैं ये दोनों, और इन्होंने क्या किया इसकी वजह से इनको मिला, बिकॉज इनकी डिस्कवरी जो थी ना भाई, उससे हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था कोविड-19 वैक्सीन को डिस्कवर करने में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने RNA मीडिएटेड, है ना, इन्होंने RNA मीडिएटेड क्या डिस्कवर किया था? RNA मीडिएटेड इम्यून एक्टिवेशन। ओके, एंड इससे क्या हुआ, हमारे पास कोविड-19 जो वैक्सीन थे उसके प्रिपरेशन में इन्होंने हेल्प किया था। इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था कैथलीन कैरिको एंड ड्रू वेस्मैन को फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू द नेशनल टर्मरिक बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको बात करनी है नेशनल टर्मरिक बोर्ड की, एंड नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द नेशनल टर्मरिक बोर्ड एम टू बूस्ट फार्मर इनकम एंड प्रमोट टर्मरिक एक्सपोर्ट, कि ये फार्मर इनकम को बढ़ाने की बात करता है, बिल्कुल सही बात है, और टर्मरिक एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने की बात करता है। आप ट्रेडिशनल जो आप ग्रो कर रहे हो उसका उगाओगे ना यार, तो उतना फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। ओके, उतने फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे ना जो आप धान उगा रहे हो उसके, लेकिन टर्मरिक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, और इसके आप एक्सपोर्ट करके और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आपकी इनकम को बूस्ट कर सकते हो। इसीलिए हमारे पास टर्मरिक नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया था। इट विल एनकरेज फार्मर टू इम्प्रूव देयर प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को बढ़ाने में जो टर्मरिक है उसमें हेल्प करेगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है यार, तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 11 है हु अमंग द फॉलोइंग रिसर्चर वेर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर वर्क ऑन अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश। ठीक है, इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था जिसने काम किया था अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश एनेबलिंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश जिससे क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ पे हैं भाई, एटम के अंदर हैं या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। तो इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, ये हमसे पूछा गया है यार। तो किसको मिला था? एनी एल हुलियर, है ना, फ्रेनेक क्रॉसस एंड पेरी एगोस्टिनी, इनको क्या मिला था? इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, क्योंकि इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश पे काम किया था, जो कि क्या करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन है ना भाई किसी भी एटम के इनसाइड उसको देखने में मदद करता है। सो एनी एच हेलियर, फ्रेनेक क्रॉसस एंड पेरी एगोस्टिनी। वेयर इज नगोर्नो काराबाख लोकेटेड विद इन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो बच्चे को ये पता होगा भाई, इतना ज़्यादा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। नगोर्नो काराबाख इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये जो है ये बॉर्डर देखो याद रखना, मैं फिर से देख लेते हैं। नगोर्नो काराबाख जो है लोकेटेड विद इन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ, किसके अंदर है ये हमको पता करना है। तो देखना इसको मैं बॉर्डर, इसको मैं बोलूँगा नहीं, इसको आप देखना मैप में। तो देखो भाई ये है हमारे पास नगोर्नो काराबाख, ये है, ये वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? ये है नागोर्नो काराबाख। ये क्या है? ये है नागोर्नो
काराबाख, ठीक है, जो कि अजरबैजान के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, वो क्या है यार, हमारे पास अर्मीनिया से है। ओके, सो ये हमसे ये पूछा गया था कि देखो भाई इसके ये किसके टेरिटरी के अंदर है, किसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर है, तो अजरबैजान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर है। बाद में यहाँ बगल में कैस्पियन सी है, अगर हमने कैस्पियन सी देख लिया है तो कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी याद कर लेते हैं। तो इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसको याद रखते हैं तारीख से, TARIK, तारीख, ठीक है। तारीख में तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। तारीख में आ गया हमारे पास तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तो तारीख से याद रखते हैं कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज, हमारे पास तुर्कमेनिस्तान आता है यार, तुर्कमेनिस्तान के बाद कजाकिस्तान, रशिया, फिर अजरबैजान, फिर ईरान। ओके, और एक और याद रख लेना भाई, यहाँ पे दो चीज रिवर है, एक वोल्गा रिवर है और एक है ना एक उरल रिवर है। दोनों कहाँ पे ड्रेन करते हैं, वोल्गा तो इंपॉर्टेंट है जो कि ड्रेन करता है कैस्पियन सी में। या फिर ये भी पूछा जाता है कि काराबोगाज बे कहाँ पे है, तो कैस्पियन सी में है। ओके, तो नगर्नो काराबाग कहाँ पे है, अजरबैजान के अंदर में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सर्कुलर माइग्रेशन। हमको बात किसकी करनी है यार, हमको बात करनी है सर्कुलर माइग्रेशन की। हमसे क्या पूछा गया है, सर्कुलर माइग्रेशन के बारे में इनकट पूछा गया है। सर्कुलर माइग्रेशन इन्वॉल्व्स परमानेंट रेसिडेंस एट द डेस्टिनेशन। क्या सर्कुलर माइग्रेशन में परमानेंट रेसिडेंस होगा यार, तो उसको सर्कुलर क्यों बोलेंगे हैं? जहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस हो जाएगा तो उसको सर्कुलर क्यों बोलेंगे, यहाँ पे टेम्पररी रेसिडेंस होता है यार। सर्कुलर माइग्रेशन अलाउज फॉर मल्टीपल एंट्रीज इनटू द डेस्टिनेशन कंट्रीज, के यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर माइग्रेशन इन इंडिया इज प्राइमरली फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। क्या सर्कुलर माइग्रेशन जो होता है वो अर्बन से रूरल एरियाज में जाता है ना, सर्कुलर माइग्रेशन होता है जनरली ये रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ होता है इंडिया के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है यार, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 था ये, सॉरी 14 इधर है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द परचेसर्स मैनेजर इंडेक्स। बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहता है हर महीने, ये आता है भाई परचेसर और परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में बात करनी है। जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है इज डिराइव फ्रॉम मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। क्या ये सही है कि जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से डिराइव होता है? बिल्कुल सही बात है। और ये हमको देता है PMI प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, दैट इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट एंड द फ्यूचर बिजनेस कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है ना वो करंट एंड फ्यूचर बिजनेस सिनेरियो कैसे होगा, कंडीशन कैसे होगा, उसके बारे में हमको एक आइडिया देता है। यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 50 तक होता है यार। अगर 150 से नीचे आया तो हमने बोला कि नहीं भाई आने वाले जो महीना है वहाँ बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा, और 50 से 100 के बीच में होगा तो हाँ बिजनेस ठीक से चलेगा। तो ये भी सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो यार यहाँ पे इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो डी इज द आंसर, नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC की बात करती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करनी है अपने से, है ना। हमसे क्या पूछा गया है यार, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है ICC के बारे में। ICC इज एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर इन द ह्यूग, नेदरलैंड। नेदरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है क्या? बिल्कुल सही बात है यार। नेदरलैंड ह्यूग के अंदर हमारे पास हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इट डील्स विद द सीरियस क्राइम लाइक जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही बात है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो मतलब जो सीरियस क्राइम के साथ डील करते हैं, जिसमें जीनोसाइड हो गया, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, या फिर वॉर क्राइम्स जो होते हैं ड्यूरिंग वॉर, है ना, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो होता है उनको साथ डील करता है। ICC इसका हेड क्वार्टर है नेदरलैंड के अंदर। नेदरलैंड में भी कहाँ पे? ह्यूज के अंदर। और क्या इंडिया मेंबर है भाई ICC का? नो, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICC। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, याद रखना कि इंडिया जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना, GLOF की बात करनी है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करनी है। तो जो ग्लेशियर लेक आर मेनली डैम्ड बाय स्टेबल आइस और सेडिमेंट कंपोज्ड ऑफ लूज रॉक एंड डेब्रिस। तो ग्लेशियर लेक जो होते हैं यार, क्या वो स्टेबल आइस से बने होते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है यार। देखो मतलब ऊपर से बारिश से ऊपर से बर्फ़ आते हैं, है ना, जिसमें आइस होता है बट इसके अंदर पत्थर होते हैं, है ना, वो इसके अंदर आके यहाँ पे फंस जाते हैं ग्लेशियर लेक के अंदर, ऐसे आके जमा होते हैं, डैम्ड बाय दिस। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रेफर्स टू अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कर्व्ड बाय अ ब्रिज इन द लेक वॉल। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो लेक का वॉल है, अच्छा ऐसे अर्थक्वेक हुआ या फिर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा तो ये टूट जाता है। ये क्या होता है यार? ये टूट जाता है। GLOF कैन बी ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन और अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है, टूट जाता है। तो ये वॉल टूटेगा कैसे? हैवी रेन से या फिर अर्थक्वेक से। दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर देयर वर्क इन क्वांटम डॉट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। हमने देखे 2023 का जो फिजिक्स एंड फिजिक्स में हमने पास देख लिया, फिजिक्स में किसको किसको मिला था यार? एनी हुलियर, है ना, जिन्होंने किस पे काम किया था? क्विक लाइट फ्लैश पे काम किया था, अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश के काम किया था एनी हुलियर, है ना, कैर्नेक क्रॉसस एंड पेरी एगोस्थिनी। हमने देखा मेडिसिन और फिजियोलॉजी पे किसको मिला था यार? मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी पे, है ना, कैटलिन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन को मिला था, बिकॉज इन्होंने क्या किया? RNA मीडिएटेड इम्यून एक्टिवेशन को इस्तेमाल किया था, डिस्कवर किया था कोविड-19 में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा वैक्सीन बनाने में। अब बात करते हैं 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के अंदर, वो किसके ऊपर मिला था? क्वांटम डॉट्स के ऊपर काम करने के बाद मिला था। तो किसको मिला था ये हमसे पूछा गया है यार। तो किसको मिला था यहाँ पे, है ना? एलेक्सी एक्imoव, लुइस ब्रॉस एंड मुंगी बॉन्डी। लुइस ब्रॉस, एलेक्सी एक्imoव एंड मोर्गी बॉन्डी को क्या मिला था यहाँ पे? क्वांटम डॉट्स के ऊपर काम करने की वजह से 2023 में नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUI की बात करनी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करनी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना was launched in 2016 to provide LPG connection to poor households। क्या पुअर हाउसहोल्ड्स को LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था 2016 में? बिल्कुल सही बात है यार। LPG सिलेंडर्स दिए जाते हैं उज्ज्वला के अंदर। उज्ज्वला एक है, उजाला योजना, उजाला में लाइट की बात होती है, उज्ज्वला डबल J में हमारे पास LPG की बात होती है। The financial support provided by the scheme cover the cost of gas cylinder, regulator and fitting। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है ना, स्कीम के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है वो गैस सिलेंडर के कॉस्ट को मिला के, रेगुलेटर के कॉस्ट को मिला के, फिटिंग को भी मिला के दिया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 का C इज द आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, दी स्वावलंबन 2.0। स्वावलंबन 2.0 जो है रिसेंटली न्यूज़। तो स्वावलंबन 2.0 न्यूज़ में क्यों था, है ना? स्वावलंबन 2.0 न्यूज़ में था बिकॉज टू अपडेट द इंडिजिनस रोड मैप ऑफ इंडियन नेवी। ओके, स्वावलंबन 2.0 जो था वो था, है ना, न्यूज़ में था बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, जो इंडिजिनस रोड मैप है उसको क्या करना चाहते हैं? अपडेट करना चाहते हैं, है ना, उसको क्या करना चाहते हैं? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अपडेटेड इंडिजिनस रोड मैप ऑफ इंडियन नेवी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्वावलंबन 2.0। इट इज़ एन अपडेटेड इंडिजिनस रोड मैप ऑफ इंडियन नेवी, खुद का है। तो देखो अब प्रीवियस से क्वेश्चन, अब तो जो हम लोग MCQs जब बना रहे हैं ना करंट अफेयर के, तो आपको एग्जाम ये याद आएगा कि स्वावलंबन जो है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नेवी, और बस इतना याद आ जाए आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग। हमको बात किसी करनी है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग की बात करनी है। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है।
दी प्लान एम टू प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग है, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग है, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग है, उसमें हमसे पूछा गया है कि जो प्लान है इट एम टू प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर हाई एमिशन शिप्स। जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग है, क्या वो हाई एमिशन शिप्स को इंसेंटिव देता है? नो 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 नो, ये लो जो कम गंदगी फैलाते हैं, कम एमिशन करते हैं, उनको इंसेंटिव देगा। भाई आप कोई अच्छा काम करते तभी तो उसको आप सहानुभूति दोगे यार, काम करने के पे बुरा काम करने मतलब समझ रहे हैं ना, हाई एमिशन करके उसको आप इंसेंटिव क्यों दोगे यार? है तो लो एमिशन कर रहा है मतलब वो इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमने इसको क्या दिया, इंसेंटिव दिया। तो हमसे इनकैट पूछा भाई, इनकैट तो यहाँ पे दूसरा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है विथ रेफरेंस टू एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। हमसे ALL की बात की गई है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की, इसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है, इनकैट पूछा गया है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ द माइलॉइड लाइन ऑफ ब्लड सेल। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? सो ये जो है ये कैंसर है भाई, लेकिन ये माइलॉइड लाइन ऑफ ब्लड सेल का कैंसर नहीं है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इज द कैंसर ऑफ द लिम्फॉइड लाइन ऑफ ब्लड सेल। दिस इज इनकरेक्ट। ऑल प्रोग्रेसेस रैपिडली एंड कैन, मतलब ऑल नहीं बे, ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है वो रैपिडली प्रोग्रेस करता है एंड कैन बी फेटल विद इन वीक्स एंड मंथ्स इफ अनट्रीटेड। बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी से ये क्या करता है भाई, ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है। अगर इसको ठीक से सही नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो जल्दी वीक्स या मंथ्स में ख़त्म कर सकते हैं आदमी को। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 है विच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट एट रूपुर बांग्लादेश। ठीक है, रूपुर बांग्लादेश में किस कंट्री ने न्यूक्लियर प्लांट बनाया है? चाइना, इंडिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स। सो जो रसिया है वो उसने बनाया है भाई पहला न्यूक्लियर प्लांट, कहाँ पे? रूपुर बांग्लादेश के अंदर। विच स्टेट इज एस्टेब्लाइजिंग द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कारावान पार्क एट बेकाल। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कारावान पार्क जो है वो कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है? कर्नाटका में बनाया जा रहा है क्या? नो, इट इज़ इन दी केरला। बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू क्वांटम डॉट्स, इसके ऊपर हमारे पास क्वांटम डॉट्स के ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुका है इन द फील्ड ऑफ व्हाट? क्वांटम डॉट्स में हमारे पास नोबेल प्राइज मिल चुका है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, है ना। एलेक्सी एक्imoff, लुई ब्रूस एंड मोंगी बेविंडी को। क्वांटम डॉट्स, है ना, हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था भाई यहाँ पे। नोबेल प्राइज 2023 इन केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वांटम डॉट्स आर न्यूट्रल नैनो स्केल क्रिस्टल्स। कि ये न्यूट्रल नैनो स्केल क्रिस्टल्स होते हैं? हाँ, नो, दिस आर नॉट न्यूट्रल यार, दिस आर नॉट, सॉरी न्यूट्रल नहीं भाई, नेचुरल बोल रहे हैं ना। तो क्वांटम डॉट्स आर नेचुरल नैनोस्केल क्रिस्टल्स। नो, दिस आर नॉट नेचुरल, दिस आर मैन मेड। क्वांटम डॉट्स को इंसान ने बनाया है, नेचुरली नहीं मिलता। क्वांटम डॉट्स हैव पोटेंशियल एप्लीकेशन इन कंपोजिट, सोलर सेल एंड मेडिकल इमेजिंग। बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा 24 का। सॉरी, आंसर हो जाएगा 24 का बी, सेकेंड इज करेक्ट। Who won the 2023 Nobel Prize in Literature for his innovative play and prose which give voice to the unsayable? देखो भाई, हमने 4 नोबेल प्राइज कवर कर लिए हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड साइंस का, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी कवर किया, एंड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कवर किया, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री कवर किया। अब हम बात करें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2023 में, है ना? फॉर इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू दी अनसेबल। ठीक है, तो नॉर्वे के जो फोर्स को क्या मिला था यहाँ पे, नोबेल प्राइज मिला था फॉर इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू दी अनसेबल। जो नहीं बोल पाते हैं उनके लिए जो प्ले एंड प्रोज बताया था, जो कहानियाँ इनका
कहानी लिखी थी, या फिर हम लोग बोलें कि जो पोएम्स टाइप की चीज़ें लिखी थी उसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु वॉन द 2023 नोबेल पीस प्राइज। तो देखो ये 5वां नंबर का नोबेल प्राइज़ जो कि हमको समझना है ना। नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी हमने देखा, नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, हमने लिटरेचर देखा। ये है नोबेल पीस प्राइज़ फॉर हर एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड अपोजिशन टू द डेथ पेनल्टी। तो ईरान की एक एक्टिविटीज़ थी नरगिस मोहम्मदी, उनको क्या मिला था भाई? नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए थे वुमेन राइट्स के देते हुए, डेमोक्रेसी को देते हुए, एंड अपोजिशन टू द डेथ पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एमपीसी की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है यार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। द कमिटी फिक्सेस द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। द कमिटी इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नो भाई, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, नो इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। तो इनकट हमसे पूछा है, ओनली 2 इज इनकरेक्ट, 27 का बी हो जाएगा। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है? इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है यार, ठीक है। तो नो पॉवर्टी है, बिल्कुल है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये भी है, क्वालिटी एजुकेशन ये भी है, बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर नहीं आता। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके अंदर हमारे पास क्या नहीं आता यार? यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं आता। क्वेश्चन 29 है, विद रेफरेंस टू द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी बैन। हम लोग को बात करनी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात करनी है, इसके बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, बैन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर मिलिट्री पर्पस ओनली, कैसी पर सिर्फ मिलिट्री पर्पस से ही बैन करता है इसको, गलत बात है भाई। इट बैन इट फॉर बोथ मिलिट्री पर्पस एंड द पीसफुल पर्पस। The United States and the Russia have signed and ratified the CTBT। क्या ये सही है भाई? देखो भाई, रशिया ने तो साइन कर लिया है, रेटिफाई कर लिया है, बट यूएस ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इनकरेक्ट कोई सा भी, इनकरेक्ट दोनों है भाई। आंसर का जगह 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथ रेफरेंस टू दी एम्फीबियंस। हमको बात किसकी करनी है? विथ रेफरेंस टू एम्फीबियंस हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस हैव नॉन पोरस स्किन दैट रिटेन मॉइस्चर। क्या एम्फीबियन के पास नॉन पोरस स्किन होता है? एम्फीबियन के पास नॉन पोरस स्किन होता है क्या? नो, इनके पास पोरस स्किन होता है भाई। इनके पास नॉन पोरस नहीं, इनके पास पोरस स्किन होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं? एस्पायर कर सकते हैं। एम्फीबियन ले एग इन वाटर एंड देयर यंग हैव गिल्स, बिल्कुल सही बात है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियन इंक्लूड फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, न्यूट्स, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मलेरिया। हमको बात किसी करनी है, मलेरिया की बात करनी है। इट इज़ एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, कि ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा किया जाता है भाई, बिल्कुल सही बात है। एंड मलेरिया इज कंटीजियस एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नो, इट इज़ नॉन कंटीजियस, ये नहीं फैलता भाई। इट इज़ नॉट कंटीजियस एंड इट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। सपोज एक मलेरिया वाले पर्सन के सामने में कोई दूसरा मलेरिया वाला आ गया तो ये फैलेगा नहीं। मच्छर काट के जाए तो फैल सकता है, बट आपस में जैसे कोविड फैलता है ना, कम्युनिकेशन कंटेगियस है कोविड, है ना, बट ये कंटेगियस नहीं है भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, बिल्कुल सही बात है। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के बाइट से ये फैलता है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन टेरिटोरियल आर्मी। ओके, तो हमको बात किसी करनी है, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है यार।
इट इज़ एन ऑक्सिलरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। जो इंडियन टेरिटरी आर्मी है वो एक ऑक्सिलरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑक्सिलरी मतलब सहायक, बिल्कुल सही बात है यार। एंड टेरिटोरियल आर्मी यूनिट गिव प्रोटेक्शन टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन सेंसिटिव एरियाज, बिल्कुल सही बात है। जो टेरिटोरियल आर्मी है वो प्रोटेक्शन देता है इन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन सेंसिटिव एरियाज। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है विद रेफरेंस टू इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP की बात करनी है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के लिए इनकरेक्ट पूछा है। इट इज़ अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स डिप्लॉयड अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर। ITBP को हमारे पास इंडो चाइना बॉर्डर के अलोंग रखा जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नो, जो ITBP है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ITBP कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन की बात करनी है। गंगा रिवर डॉल्फिन कैन लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, सॉल्ट वाटर में भी रह सकता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है इट कैन ओनली लिव इन दी फ्रेश वाटर, ओनली फ्रेश वाटर में रह सकता है भाई, सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकता ये। एंड गंगा रिवर डॉल्फिन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड फॉर हंटिंग, बिल्कुल सही बात है। एंड द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन इज वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू IUCN। कि ये वल्नरेबल के अंदर आता है? नो भाई, ये एंडेंजर्ड के अंदर आता है, वल्नरेबल के अंदर नहीं आता। ठीक है, सो हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट जाएगा क्या? ओनली 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 34 का व्हाट? 34 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे A। 35 है विद रेफरेंस टू हुमास और हमास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थे। हमास इजराइल मतलब जो वॉर था ना उसके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। 8 अक्टूबर को जो अटैक किया था, तो अक्टूबर करंट अफेयर बता रहे हैं, हमास के बारे में ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमास के बारे में हमको इनकरेक्ट पूछा गया है। इट इज़ प्राइमरली अ पॉलिटिकल पार्टी विथ नो इन्वॉल्वमेंट इन आर्म रेजिस्टेंस। यार बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन आर्म रेजिस्टेंस ना। एंड हमास गवर्न दी वेस्टर्न बैंक ऑफ द रीजन। नो, ये वेस्टर्न बैंक को ये गवर्न नहीं करते हैं, है ना। जो वेस्टर्न बैंक है उसको तो पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर है ना PLO रूल करता है ना। तो ये वेस्टर्न बैंक रीजन को रूल नहीं करते। सपोज करो ये इजराइल है तो ये वेस्ट बैंक रीजन कहते हैं इसको। हमास जो है रूल करता है इस रीजन को, वेस्टर्न बैंक रीजन में तो पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है यार। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, बोथ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ढोल की बात करनी है, जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है उसके बारे में। इट इज़ अ कैंडिड नेटिव टू सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है यार। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है ये। ढोल लिव इन स्मॉल फैमिली यूनिट विथ रिजिड डोमिनेंस हायरार्कीज। जो ढोल है ये स्मॉल फैमिली यूनिट में रहता है। नो, इट लिव इन लार्ज क्लैन यार। यानी क्या वल्नरेबल के अंदर आता है? नो, इट कम्स अंडर एंडेंजर्ड। IUCN के रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड में आता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1, क्योंकि ये सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। विथ रेफरेंस टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बार बार ये पूछा जाता है भाई हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। GLOF occur when large lakes formed from melting glacier breaks free ऑफ देयर नेचुरल डैम। बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन अर्थक्वेक, बिल्कुल सही है। दोनों इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यू एनसीन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस। IAF की बात करनी है, न्यू एनसाइन ऑफ इंडियन एयर फोर्स की बात करनी है।
सो न्यू असाइन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस का मतलब बताना है, इसके बारे में आप क्या समझते हो यार। द IAF क्रेस्ट फीचर द अशोका लायन द नेशनल सिंबल अलॉन्ग विद द वर्ड सत्यमेव जयते इन देवनागरी, है ना। जो IAF का जो क्रिस्ट फीचर है वो क्या है, IAF का जो क्रिस्ट फीचर वो क्या है, एक अशोका का लायन है, एक नेशनल सिंबल है ना, सत्यमेव जयते है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। क्या ये सही है यार? हाँ बिल्कुल सही है। बिलो द अशोका लायन देयर इज अ डिपिक्शन ऑफ हिमालयन एज विथ इट्स विंग्स स्प्रेड सिंबलाइजिंग द फाइटिंग क्वालिटीज ऑफ द IAF। बिल्कुल सही बात है। A light blue ring encircle the Himalayan angle with the words भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के अंदर हमारे पास एक लाइट ब्लू रिंग होता है जो कि हिमालय को अनसर्कल करता है। ये भारतीय वायुसेना का ईगल का मतलब हिमालयन ईगल है। एनसर्कल द हिमालयन ईगल विथ द वर्ड ऑफ भारतीय वायुसेना, हिमालयन ईगल रहेगा और ब्लू सर्कल रहेगा। ये हमारे पास है ना जो न्यू एनसाइन है इंडियन एयर फोर्सेस का, वो ये बता रहा है। एनसाइन मतलब सिंबल, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा सी। ये है भाई हमारे पास न्यू एनसाइन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस। ये देखो ये ईगल है जो कि ब्लू सर्कल उसको एनसर्कल कर रहा है ना। ये देखो ऊपर में हमारे पास अशोकन लायन है एंड यहाँ पे वायुसेना लिखा गया है, भारतीय वायुसेना। ये क्या है? हिमालयन ईगल है। ओके, ये क्या है? न्यू इंडियन एयर फोर्सेस एंड शाइन, इसको बोलते हैं IAF क्रेस्ट। क्वेश्चन 39 है विथ रेफरेंस टू द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क NCF। न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करनी है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, है ना। न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा है। बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर टू इंश्योर स्टूडेंट हैव इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल। क्या बोर्ड एग्जाम को 2 बार करने की बात की जा रही थी यार यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट विल नॉट हैव द ऑप्शन टू रिटेन द बेस्ट स्कोर, नो दे हैव द ऑप्शन, सो दिस इज इनकरेक्ट। इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 40 है विथ रेफरेंस टू द लैग्रांज पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमसे पूछा गया है लैग्रांज पॉइंट के बारे में। करेक्ट, दे आर स्पेसिफिक स्पॉट इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 बॉडी प्रोड्यूस रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्या ये सही है यार? देखो लैग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों सेम हो जाते हैं एंड स्पेसक्राफ्ट कैन यूज लैग्रांज पॉइंट एज फिक्स पोजीशन विथ मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात है। सपोज ये अर्थ हो गया, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 लैग्रांज पॉइंट होते हैं यार। फोटो में देख लेते हैं। ये देखो भाई किसी भी 2 बॉडीज़ के बीच में, जैसे कि हमारे पास ये सन है, ये अर्थ है, इसके बीच में हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्या होता है, सॉरी 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फोर्स 0 होता है। एक ये हो गया, 2 3 4 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फोर्स 0 होता है यार। और जो आदित्य L1 है उसको कहाँ डाला गया है? आदित्य L1 को कहाँ डाला गया है? यहाँ पे डाला गया है L1 लैग्रांज पॉइंट पे। तो यहाँ पे नहीं है, ये उल्टा लेबलिंग हो गया है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आदित्य L1 को यहाँ डाला गया है यहाँ पे। ओके, टोटल 5 पॉइंट ऐसे होते हैं 2 बॉडी के बीच में जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन 41 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्केड्यूल एरियाज। तो स्केड्यूल एरियाज की जो बात होती है वो 5th स्केड्यूल के अंदर होती है यार, एंड 6th स्केड्यूल में हमारे पास बात होती है ट्राइबल एरियाज की। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज द स्केड्यूल एरिया। कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है क्या? हाँ ना, ऐसा लगेगा, बट इट इज़ करेक्ट भाई, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है वही क्या करता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कहता है।
The power to decide whether any central legislation applies to a state with scheduled areas lies with the state legislature. क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास है ना? नो, ये इसके पास है भाई, ये गवर्नर के पास है। उस स्टेट के गवर्नर के पास ये अधिकार है कि हाँ कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेचर उस स्टेट के शेड्यूल एरियाज में काम करेगा या नहीं करेगा, वो गवर्नर डिसाइड करेगा। The governor can repeal or amend any regulation related to the state with scheduled areas but only with the assent of the President of India. क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है ना। ये रिपील भी कर सकता है, अमेंड कर सकता है, जो रेगुलेशन किसी भी स्टेट के शेड्यूल एरियाज की बात की गई है, बट हाँ प्रेसिडेंट की इसमें सहमति जरूरी है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या जाएगा? ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु ऑन द 2023 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर द रिसर्च ऑन जेंडर गैप इन लेबर मार्केट। ओके, सो फिर बात करेंगे नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स जिसने जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट के बारे में बताया था। देखो हमने सब चीज़ की बात कर ली है ना, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की बात कर ली भाई, हमने बात कर ली केमिस्ट्री की बात कर ली, फिजिक्स की बात कर ली, पीस नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर ली, लिटरेचर की बात कर ली। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि हाँ नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किसको मिला था, है ना। सो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन को क्या मिला था भाई? इनको मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट। सब फिर बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो PM मतलब समझ रहे हो ना, P&M मतलब फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर किसको हमारे पास नोबेल प्राइज़ मिला था? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज़ किसको मिला था हमारे पास? mRNA ये रहा। फिजियोलॉजी एंड वैक्सीन के अंदर हमारे पास कैटलिन कैरिको को मिला था फॉर डिस्कवरिंग RNA मीडिएटेड इम्यून एक्टिवेशन, जो कि कोविड-19 में वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया जिसने। उसके बाद हमारे पास एक और था नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसको मिला था भाई, है ना? इसको एनी एल हुलियर, फ्रेनेक, क्रॉसस, पेरी एगोस्टिनी को मिला था फॉर वर्क ऑन अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश, है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के इनसाइड के एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री किसको मिला था? क्वांटम डॉट्स के ऊपर, एंड क्वांटम डॉट्स आर मैन मेड एंड नॉट आर्टिफिशियल, दिस आर मैन मेड। ओके, क्वांटम डॉट्स है ना केमिस्ट्री में मिला था किसको? एलेक्सी एक्इमोफ, लुई ब्रूस, है ना, मुंगी ब्रेवेंडी को मिला था। और है ना नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के अंदर किसको मिला था? ये भी हमसे पूछा गया था यार। क्वांटम डॉट्स की बात तो कर लिया। हाँ, लिटरेचर में किसको मिला था? जॉन फूस को मिला था, बिकॉज इन्होंने एक बहुत सारे कहानियाँ लिखी थी और पोएम्स लिखे थे किसके ऊपर, जो कि बोल नहीं पाते, सो नाम दिया था गिव दी वॉइस टू दी अनसेएबल्स, है ना। उसके बाद हमने देखा कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था, है ना? नागरिस मोहम्मदी को मिला था, जो कि ईरान की थी, है ना। इन्होंने वुमेन राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे, है ना, डेथ पेनल्टी के अपोजिशन में बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये हो गया नोबेल पीस प्राइज़। उसके बाद हमने बात की नोबेल प्राइज़ फॉर व्हाट? नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स किसको मिला था? मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को मिला था भाई, बिकॉज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च किया था इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट। तो ये हमको याद रखना है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 के 6 नोबेल प्राइजेस 2023 में जो दिए गए थे। क्वेश्चन 43 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली इन द न्यूज़। देखो भाई, चैट जीपीटी में जो जीपीटी है उसका फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। तो चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके, व्हाट इज जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। उसको ये ट्रेन कर दिया गया कि हाँ इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो इस तरह का आपको रिजल्ट देना है, सो इट इज़ प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन 44 है, विथ रेफरेंस टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की बात करनी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की हमसे क्या पूछा गया? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। PLFS एम टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। जो PLFS है वो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर को ये एक्सेस करता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कितना एम्प्लॉयमेंट है फिर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कौन देखता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे देखता है। एंड PLFS इज कैरिड आउट बाय NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, है ना। नेशनल NSSO भाई, नॉट NSO,
ये भी उसी के अंदर आता है, तो बट ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अंदर ये कैरिड किया जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है। पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अंदर ये किया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, मतलब इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, तो यहाँ पे दोनों सही हैं भाई, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर। आईसीएमआर की बात करनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करनी है। इट रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। क्या आईसीएमआर मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है? नो, इट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई रेगुलेट करता है यार। आईसीएमआर प्रमोट्स एंड कोऑर्डिनेट बायोमेडिकल रिसर्च इन इंडिया के बायोमेडिकल रिसर्च पे फोकस करता है, बिल्कुल सही बात है। इट्स गवर्निंग बॉडी इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो, इसको जो गवर्निंग बॉडी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इसको गवर्न करता है। इसका जो गवर्निंग बॉडी है उसको कौन हेड करता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, नॉट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो आईसीएमआर को हेड करते हैं। ओके, सो वही है, हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। आंसर क्या हो जाएगा 45 का ए। 46 है, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम इन रिलेशन टू स्पेस टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। डाउन स्ट्रीम की बात करनी है। डाउन स्ट्रीम जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में क्या होता है ना? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में सैटेलाइट एनेबल सर्विस लाइक कम्युनिकेशन एंड अर्थ इमेजिंग, है ना। व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम मतलब हमारे पास ऐसे सैटेलाइट जिनमें हमारे पास मेनली किस लिए बनाया गया है? ये सैटेलाइट को इसलिए बनाया गया है जिससे हम क्या कर पाएँ? कम्युनिकेशन कर पाएँ एंड अर्थ की इमेजिंग कर पाएँ कि कहाँ पे सपोज कुछ मिनरल है कि नहीं है। तो इन प्रकार के जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम्स कहते हैं इन लोगों को, है ना। डाउन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी रिफर्स टू दी सर्विस एंड एप्लीकेशन बेस्ड सैटेलाइट, जैसे कि कम्युनिकेशन एंड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स। सर्विस एंड एप्लीकेशन बेस्ड सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हमको बात किसी करनी है? एनबीएफसीज की बात करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है यार? एनबीएफसीज के बारे में करेक्ट पूछा गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नो, दी एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। एंड तो ये पता होना चाहिए कि ये डिमांड डिपॉजिट जो है डीडी जो है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन इज अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज। जो एनबीएफसी के जो डिपॉजिटर्स हैं, क्या उनके पास डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल है यार? नो, ये इनके डिपॉजिटर्स के पास डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोगों को मिलता है अंडर डीआईसीजीसी, है ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन के अंदर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको नहीं मिलता। और एनबीएफसीज के अंदर हम डीडी नहीं डाल सकते, मतलब एनबीएफसीज के अंदर हम डिमांड ड्राफ्ट नहीं डाल सकते। और इनको जो डिपॉजिट फैसिलिटीज और डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, वो भी देखने को नहीं मिलता। एनबीएफसीज कैन एंगेज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। के एनबीएफसीज जो हैं वो एग्रीकल्चर, है ना, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं? नो, दे आर जनरली एंगेज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड नॉट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज द टर्म टेलीमानस मीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। देखो भाई, क्वेश्चन भी शायद आया था प्रीवियस ईयर में, बट ठीक है। टेलीमानस के बारे में हमसे पूछा गया। टेलीमानस का मतलब क्या समझते हो यार? टेलीमानस मतलब क्या समझते हो? गवर्नमेंट रन, है ना, एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये। टेलीमानस जो है एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ना। ये किसका पार्ट है भाई? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट है टेलीमानस, ठीक है। यहाँ पे टेलीफोन से हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, देखो भाई, और नोबेल प्राइज वाला टाइप का आ गया। विद रेफरेंस टू प्रोफेसर क्लॉडिना गोल्डिन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन इकोनॉमिक्स
रिसर्च ऑन जेंडर डिफरेंस इन लेबर मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो प्रोफेसर कोल्डिन जिन्होंने जेंडर गैप डिफरेंस के बारे में जेंडर गैप के बारे में बात की थी, स्टडी की थी, उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है यार। प्रोफेसर गोल्डिन फाउंड दैट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज ओवर टाइम। क्या इन्होंने देखा कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है यार ना। इन्होंने बोला कि देखो यू शेप ट्रेंड है, हमारे पास एक यू शेप ट्रेंड है, एक बार बढ़ा है, मतलब कम हुआ है फिर बढ़ा है ना। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एक यू शेप ट्रेंड है, यू शेप। A research emphasized the role of various factors including law and norms in shaping the gender gap in लेबर मार्केट। बिल्कुल सही बात है, इनकी स्टडी ये बोलती है कि देखो भाई बहुत सारे लॉस एंड नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जेंडर गैप को इन लेबर मार्केट। तो हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। क्वेश्चन 50 है विच द फॉलोइंग सर्व एज द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री चैनल है, ये इसको मैं ट्रिक भी बना के रखता हूँ। बट इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में क्या है ना, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में क्या है, इसकी देख लेते हैं मैप में, तो समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा है ना। इंडिया का है ना, इंडिया मालदीव के बीच में याद रखेंगे है ना, मिनीकोई और लक्षद्वीप के बीच में, सब चीज़ को देख लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार के बीच में, वो सब चीज़ को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। तो ये है हमारे पास मालदीव्स, ये है इंडिया, मतलब इन दोनों के बीच में कौन है भाई, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मालदीव और इंडिया के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद 10 डिग्री चैनल देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार के बीच में कितना, कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल किसका है, 8 डिग्री चैनल जो है वो हमारे पास, याद रखना, ये है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स के बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो 9 डिग्री चैनल है ना, यहाँ पे नीचे में 10 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे 9 होगा। अंडमान निकोबार यहाँ पे है, फिर इधर मालदीव्स, इधर ये मिनीकोई, और इसके ऊपर में यहाँ पे सॉरी भाई 10 ऊपर में होगा ना, यहाँ पे 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर इधर 10 होगा, एंड 10 में यहाँ पे अंडमान, यहाँ पे निकोबार। ठीक है, एक बार 0 डिग्री होता है। सो मालदीव्स को मिनीकोई से कनेक्ट करने वाला है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री में हमारे पास क्या करता है, मिनीकोई को जो मेन अपने पास लक्षद्वीप है, मेन लक्षद्वीप से उससे अलग करता है, मेन लक्षद्वीप से अलग कौन करता है भाई, हमारे पास जो 9 डिग्री चैनल। तो नीचे से ऊपर चलते आना भाई, मालदीव्स होगा, फिर मालदीव्स में छोटा सा कौन होगा, 8 डिग्री चैनल, फिर लक्षद्वीप आएगा, फिर 9 डिग्री चैनल होगा, फिर कौन आएगा, मेन लक्षद्वीप में मिनीकोई आएगा ना, 8 डिग्री चैनल के बाद मिनीकोई आएगा, उसके बाद मिनीकोई और मेन लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास इधर अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। सो ये हमसे पूछा गया है कि इंडिया एंड मालदीव्स को कौन कनेक्ट करता है, 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल को फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, 8 यहाँ पे 9 और इधर 10, यहाँ पे मालदीव्स, यहाँ पे मिनीकोई, यहाँ पे मेन लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान, यहाँ पे निकोबार। तो ये हमको इस डायग्राम से सब कुछ समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार कनेक्ट करता है, 9 डिग्री चैनल जो है वो अपने को मिनीकोई को मेन लक्षद्वीप से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है विथ रेफरेंस टू, ओके, क्वेश्चन 51 है विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। हमको बात किसी करनी है, आयोरा की बात करनी है भाई, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है आयोरा के बारे में। आयोरा इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोस्टल कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन। क्या आयोरा जो है वो इंडियन ओशन के अराउंड जो कोस्टल कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, बिल्कुल सही है यार। आयोरा इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोस्टल कंट्रीज जो कि हैं इंडिया के इंडियन ओशन में, उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। वही किस पे फोकस करता है, इट फोकसेज ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इन्वेस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट फोकस करता है।
एंड इंडियन ओशन डायलॉग इज एन इनिशिएटिव ऑफ आयोरा। बिल्कुल सही बात है, जो इंडियन ओशन डायलॉग है वो आयोरा का इनिशिएटिव है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन 52 है विच इज़ द नेम और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट इजराइल। ठीक है, देखो भाई ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो इवैक्यूएशन जो ऑपरेशंस होते हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इजराइल में जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, तो वहाँ से जो इवैक्यूएट करने के लिए, है ना, वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? ऑपरेशन अजय, जिससे हमने जो फंसे हुए लोग जो इजराइल में है वहाँ से हमने उनको इवैक्यूएट किया था ऑपरेशन अजय के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 53 है विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना। बिल्कुल सही बात है यार, ये हमारे पास 6 ऑर्गन्स में से एक है ये यूएनएससी। एंड इट हैज़ 15 मेंबर्स। नो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हमारे पास, बिल्कुल सही बात है, हाँ 18 मेंबर्स हैं। एंड ईच हैज़ 2 वोट्स। क्या ईच के पास 2 वोट होता है? नो, ईच हैज़ 1 वोट। दिस इज इनकरेक्ट। यूएनएससी कैन इम्पोज सैंक्शंस और ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है या फिर फोर्स का इस्तेमाल करने को ऑथराइज कर सकता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 53 का बी। 54 है विद रेफरेंस टू दी फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? फैक्ट चेक यूनिट की बात करनी है। जो यूट्यूब में बहुत सारे, है ना, यूट्यूब में हो गए या फिर इंस्टाग्राम में जो भी रील्स आते हैं बिना मतलब के भड़कावे वाले रील्स, उनको चेक करने के लिए क्या वो सही है फिर गलत है या फिर एडिटेड है, उसको चेक करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे। उसके रेफरेंस में हमको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो जो फैक्ट चेक यूनिट है ना, इट वॉज एस्टेब्लाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है यार, फैक्ट चेक यूनिट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया था। एंड द फैक्ट चेक यूनिट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग फेक और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, जो फेक और फिर मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। एंड रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो बिजनेस में कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचाई जा रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया था। हमसे इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 55 है विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, तो बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो डिलिमिटेशन की बात करनी है। The delimitation commission in India have been constituted 3 times। क्या अभी तक delimitation commission 3 बार ही हुआ है यार? हाँ, नो, जो delimitation कमीशन है अभी तक 4 बार आ चुका है, 4 times। The order of the delimitation commission cannot be questioned in any court। बिल्कुल सही बात है यार, इसका जो ऑर्डर है वो किसी भी कोर्ट में इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। 3 है कॉपीज ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर कैन बी मॉडिफाइड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको क्या नहीं कर सकते यार? मॉडिफाई नहीं कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली 1, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 56 है The 9th P20 summit to be held in New Delhi on 13 to 14 October 2023 has the theme। जो 9th P20 summit हुआ था, ओके, तो जो 9th P20 summit जो दिल्ली के अंदर हुआ था 13 से 14 अक्टूबर के बीच में, उसका क्या थीम था ये हमसे पूछा गया है यार। उसका क्या थीम था ये हमसे पूछा गया है ना। पार्लियामेंट फॉर 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, है ना, इसका ये थीम था। बिकॉज हमारे पास जो वसुदेव कुटुंबकम है जिसका मतलब क्या होता है? 1 वर्ल्ड इज 1 फैमिली, वहाँ से लिया गया था, ठीक है। और ये पूछता है कि वसुदेव कुटुंबकम जो है फिलोसफी है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो वसुदेव कुटुंबकम जो है ये हमारे पास माया उपनिषद से लिया गया है, और महा उपनिषद, नॉट माया, महा उपनिषद।
और इसका थीम भी यही था, जो 9th P20 समिट हुआ था ना, उसका पार्लियामेंट 20, जो G20 के जो जितने पार्लियामेंट थे वो सब मीटिंग किए थे, उनके जो लीडर्स थे वो उसको बोलते हैं P20। क्वेश्चन 57 है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, है ना, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करनी है हमसे। इनकैट पूछा गया है। इट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है? भाई बिल्कुल सही बात है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को क्या किया, अमेंड किया, है ना, जहाँ पे वो बोला था कि देखो भाई, हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस में हम क्या नहीं लगा सकते, रिजर्वेशन नहीं दे सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट हाँ, इसने थोड़ा सा किया था, इसकी बेसिस में नहीं किया था, बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया था, तो इसकी वजह से अमेंड किया गया था। सब चीज़ ठीक है यार, है ना। इट ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है ना। 15 टॉक्स अबाउट व्हाट, 15 टॉक्स अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड 16 टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू जॉब्स, है ना। और इसने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको एडवांसमेंट करने के लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे, ऐसा भी लिखा गया इसके अंदर। तो करेक्ट हमसे पूछा, इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु वॉन द 2022 सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर हर बुक ऑफ मेमोरीज सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम किताब के लिए सरस्वती सम्मान 2022 में किसको मिला था यार? हाँ, तो शिव शंकरी जो थे, एक तमिल राइटर हैं, जिनको अपनी बुक सूर्यवंशम के लिए, है ना, क्या मिला था, सरस्वती सम्मान। शिव शंकरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यार बार बार ये क्वेश्चन आता है। एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन पब्लिश करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, याद रखना। एंड इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या ये हर इंडस्ट्रियल सेक्टर के आउटपुट के बारे में बताता है, कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताता है? नो, ये हमारे पास बताता है कि ओवरऑल कैसा है, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड इट इज़ पब्लिश एनुअली। नो, ये हर मंथ पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। सो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया, तो इनकरेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी। ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारे पास जो 8 को इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जिसमें हम बात करते हैं रेस्को, एनसीपी की, है ना, इसमें रिफाइनरीज का वेटेज दिया गया है। ये कंस्टिट्यूट करते हैं अराउंड 40% एंड नॉट 50%। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यार। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जीएचआई की बात करनी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करनी है हमसे। करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। बिल्कुल सही बात है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबल वेल्थ हंगर लाइफ मिल के पब्लिश करते हैं। वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ओके। जीएचआई इंक्लूड इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग ओनली। नो, यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग आता है, चाइल्ड वास्टिंग आता है, एंड अंडर नरिशमेंट आता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी आता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी आता है, 4 इंडिकेटर्स हैं ना, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड अंडर नरिशमेंट, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब लो हाइट पर एज, एंड वास्टिंग मतलब चाइल्ड लो वेट पर हाइट। इंडिया रैंक अमॉन्ग टॉप 10 कंट्रीज इन दी जीएचआई रिपोर्ट। नो भाई, इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ख़राब आया है। ये 111 कंट्रीज़ में आया है ना, 111 नंबर पे आया इसका रैंक। तो इन कट हमसे पूछा कि कट पूछा है, कट पूछा है यार, कट तो यहाँ पे ओनली 1 है। आंसर हो जाएगा 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, द एरिया नोन एज रामल्ला विच समटाइम अपीयर इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच रीजन। तो रामल्ला नाम का जो रीजन है वो कहाँ पे है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये वेस्ट, एक स्मॉल सिटी है भाई, वेस्ट बैंक के अंदर, है ना, इन दी नॉर्थ ऑफ जेरूसलम।
एंड ये कहाँ पे है, वेस्ट बैंक में है ये, ठीक है, वेस्ट बैंक रीजन जो है ना, उसमें है ये रामल्ला। एंड इट एक्टेड एज व्हाट, इट एक्टेड एज डी फैक्टो कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन, पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक और मैप देख लेते हैं, तो ये है वेस्ट बैंक और ये है हमारे पास रामल्ला, ठीक है, वेस्ट बैंक में रीजन में ये है ये, और ये किसके अंदर है, कैपिटल है भाई, कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, विथ रेफरेंस टू द इशू ऑफ जीपीयू क्लस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको बात जीपीयू क्लस्टर की बात करनी है, इनकरेक्ट पूछा गया है भाई जीपीयू क्लस्टर के बारे में। जीपीयू क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर विद अ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑन एवरी नोड। जीपीयू क्लस्टर में क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है हर नोड के अंदर। क्या ये सही है भाई? हाँ बिल्कुल सही है यार, जीपीयू क्लस्टर में क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है हर नोड के अंदर। मल्टीपल जीपीयू इन अ क्लस्टर आर प्राइमरली यूज्ड फॉर गेमिंग परफॉर्मेंस। क्या इनको गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नो, ये जो मल्टीपल जीपीयूज हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मशीन लर्निंग एंड इमेज प्रोसेसिंग। इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। ओके, सो हमसे इनकट पूछा, इनकट जाएगा बी है ना, मतलब टू ऑनली। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस है और उसको हमको उसके साथ मैच करना है। तो ऑपरेशन कावेरी, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन से जो इवैक्यूएट किए थे वो क्या ऑपरेशन कावेरी से किए थे यार? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, कावेरी से हमने सूडान से क्या किए थे, इंडियंस को लिए थे। एंड गंगा से हमने कहाँ से लिए थे, यूक्रेन से लिए थे यार, है ना। सो ये ऊपर नीचे है। अजय, ऑपरेशन अजय में हमने क्या किया था, जो इजराइल से हमने जो इंडियंस है उनको इवैक्यूएट किया था। तो करेक्टली मैच यहाँ पे ओनली वन पेयर हो जाएगा। आंसर क्या होगा 63 का ए। 64 है, विथ रेफरेंस टू दी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। हमको बात करनी है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की, है ना। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करनी है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में करेक्ट। द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वाज साइंड एट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। के जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है इसको साइन किया गया था G20 समिट के अंदर। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसको साइन किया गया था G20 समिट, जो कि न्यू दिल्ली में 2023 में हुआ था, उसी में। एन अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, अरेबियन गल्फ एंड अफ्रीका। एशिया, अरेबियन गल्फ एंड अफ्रीका के बीच में ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करता है क्या? देखो भाई, एशिया तो सही है, अरेबियन गल्फ भी सही है, बट इफ अफ्रीका नहीं है इसके अंदर। इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर दैट रिक्वायर्स द सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रायर टू द इंपोर्टेशन ऑफ गुड। ठीक है ना, गुड्स को इंपोर्ट करने से पहले जो रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया। उस टर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, सो इंपोर्ट लाइसेंसिंग कहते हैं। इंपोर्ट से पहले क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट लाइसेंसिंग। It is the documentation before importing. क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अक्टूबर के अंदर। द एसोसिएशन कंप्राइजेस ऑफ 23 मेंबर स्टेट्स एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स। कि यहाँ पे 23 मेंबर्स हैं यार इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। हाँ, किसके 23 मेंबर्स हैं? बिल्कुल सही बात है यार, इसके 23 मेंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास।
एंड बोथ इंडिया एंड चाइना आर अमोंग द मेंबर्स ऑफ द आयोरा। बिल्कुल सही बात है। मतलब देखो डायलॉग पार्टनर तो है, लेकिन ये मेंबर है बोलोगे तो ठीक नहीं रहेगा यार, है ना। मेंबर है बोलोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, ये डायलॉग पार्टनर है। चाइना इज नॉट अ मेंबर, इट इज अ डायलॉग पार्टनर। एंड इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन और इंडियन ओशन डायलॉग इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ आयोरा। बिल्कुल सही बात है। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट जाएगा ओनली वन। आयोरा मतलब इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है वो क्या है ना, इंडियन ओशन डायलॉग, और डायलॉग पार्टनर है चाइना। इट इज नॉट द फुल मेंबर। 23 मेंबर है एंड डायलॉग पार्टनर जो 11 डायलॉग पार्टनर्स में चाइना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इजराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। देखो भाई इसका आयरन डोम, इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके जो इजराइल के जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताओ। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एंटी रॉकेट एंटी मोटर एंटी आर्टिलरी सिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट रेंज पे काम करेगा, है ना, छोटे से कवर जैसे बना देगा ये। इट इंक्लूड रेडार एंड तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स दैट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट और मिसाइल एम्ड एट इजरायली टारगेट्स। बिल्कुल सही बात है। एंड आयरन डोम वॉज डिप्लॉयड इन 2011, ये भी सही है यार। एंड इसके अंदर रेडार है एंड तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, तो तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, आईसीडी की बात करनी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज की बात करनी है, इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन बाय। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है उसको प्रोड्यूस कौन करता है और मेंटेन कौन करता है भाई, है ना। इसको प्रोड्यूस एंड मेंटेन कौन करता है ये हमसे पूछा गया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोड्यूस करता है एंड मेंटेन करता है, WHO, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है उसको। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली इंट्रोड्यूस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है यार? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करनी है। इट अलाउज एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू अर्न ग्रीन क्रेडिट एंड ट्रेड इट ऑन अ डेडिकेटेड एक्सचेंज। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, वो क्या करता है, इंडिविजुअल्स को या फिर एंटिटी को ग्रीन क्रेडिट हेल्प करने में, ग्रीन क्रेडिट अर्न करने में और उसको ट्रेड करने में हेल्प करता है क्या? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट कवर 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग ग्रीन क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, इसमें 8 तक एक्टिविटीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्रीन क्रेडिट ले सकते हो। ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड बाय फुलफिलिंग एनी ऑब्लिगेशन इन कंप्लायंस विथ एनी लॉ शैल नॉट बी ट्रेडेड। Green credit generated by fulfilling any obligation in compliance with any law shall not be tradable. ये भी सही है यार। ओके, ऐसे ग्रीन क्रेडिट जिनको है ना किसी भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के बाद पाया गया हो उनको ट्रेड नहीं कर सकते। इनकरेक्ट पूछा तो यहाँ पे कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द रिसेंटली लॉन्च इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विस हैव बिगिन टू ऑपरेट बिटवीन। देखो भाई इंडिया श्रीलंका भी फेरी सर्विस स्टार्ट हुआ था, वो किसके किसके बीच में यहाँ पे चलेगा ये हमसे पूछा गया है। किसके किसके बीच में चलेगा यार? नागापट्टनम एंड कनकेसंथुरई एंड नागापट्टनम के बीच में ये चलेगा, जो फेरी सर्विस जो कि 70 साल बाद खुला है यार। ओके, ये पार्ट 1 हो गया जहाँ पे हमने 70 MCQs देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम 75 MCQs और देखेंगे।